हेलो प्यारे विद्यार्थियों और मेरे दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टॉप क्लास के अंतर्गत। और जैसा कि आप सभी को बताया, इससे लास्ट वाली जो क्लास थी उसमें हमने थर्ड यूनिट शुरू किया है। और थर्ड यूनिट में सबसे पहले हमने महाजनपद के बारे में उनका इंट्रो समझ लिया है, उनका परिचय समझ लिया है कि महाजनपद क्या थे। आज हम देखने वाले हैं टोटल जो 16 महाजनपद है, उन 16 महाजनपदों के बारे में, उनकी भौगोलिक स्थिति, उनका क्षेत्र या उनकी रणनीति, यानी कहने का मतलब हर एक जनपद के बारे में, उनकी वर्तमान परिस्थिति के भाई वो जनपद वर्तमान में कहाँ बिलोंग करता है, उस जनपद में कौन प्रमुख राजा था। तो विभिन्न तरह की जो अपडेट है वो हम इस आज की क्लास में पढ़ने वाले 16 महाजनपदों के बारे में। तो जैसे आपको देखो, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये 16 महाजनपद है ना, तो 16 महाजनपदों का जो वर्णन है या इसका उल्लेख है वो पुराणों में, ग्रंथों में कहाँ मिलता है। तो मैंने जस्ट आपको पहले भी बताया था कि बौद्ध धर्म से संबंधित, बुद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय आपको याद होगा, अंगुत्तर निकाय इसी का एक पिटक है जिसको हम कहते हैं सूत पिटक। ठीक है ना। तो सूत पिटक के अंदर भी 16 महाजनपदों के बारे में है, क्योंकि जो सूत पिटक है, इन सूत पिटक जो अंगुत्तर निकाय का ही अंग है और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इस प्रकार से ये सूत पिटक जो है इसके अंतर्गत जो इसका चौथा जो निकाय है, कौन सा, चौथा निकाय, इसके अंतर्गत 16 महाजनपदों के बारे में उल्लेख मिलता है। और साथ ही साथ दूसरा जो प्रमुख ग्रंथ, मतलब जो जैन धर्म जो है, ठीक है ना, जैन धर्म का एक जो प्रमुख ग्रंथ है और जिनके बारे में आपको मैंने बताया भी होगा, नहीं तो आज एक बार आप पुनः देख लीजिए, भगवती सूत्र। तो इन दो प्रमुख धर्मों से संबंधित हमें 16 महाजनपदों के बारे में पूर्ण रूप में जानकारी मिलती है, यानी इनके अंतर्गत 16 जनपदों के बारे में वर्णन किया गया। और अगर देखा जाए तो 16 महाजनपदों के बारे में जो भगवती सूत्र निकाय के अकॉर्डिंग देखें तो इन 16 महाजनपदों में 2 प्रकार की व्यवस्था हुआ करती थी। व्यवस्था मतलब शासन, ठीक है, कि ज्यादातर 16 महाजनपदों में राजतंत्र और गणतंत्र हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? राजतंत्र और गणतंत्र। यानी ये जो हम देखने वाले हैं ना, ये हम आपको समझा रहे हैं, ये 600 ईसा पूर्व के घटनाक्रम को देखने वाला, जिसको मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि 6वीं सदी ईसा पूर्व, मतलब 600 ईसा पूर्व, ठीक है। और ये बौद्ध धर्म से पूर्व और उसके समकालीन व्यवस्थाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से अब हम 16 जनपदों के बारे में व्यवस्थित रूप में पढ़ते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए कि इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली और प्रमुख जनपद कौन सा था, तो ये जो 16 महाजनपद है, इन 16 महाजनपदों में सबसे प्रमुख जो जनपद है वो है मगध। कौन सा जनपद? मगध, ठीक है ना। जिसके अगर इतिहास की बात करें तो 700 ईसा पूर्व से लगभग 400 ईसा पूर्व के आसपास इनके घटनाक्रम के बारे में हमें पता लगता है, मौर्य काल वगैरह वो चीजें भी यहाँ पर जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से मैं आपको 16 के 16 महाजनपदों के बारे में डिटेल से समझाऊंगा। और ये ध्यान रखिएगा कि इस मगध जनपद को मैं सबसे लास्ट आखिरी में समझाऊंगा। तो इसको हम पूरे डिटेल से एक पॉइंट के साथ मैं आपको डिजिटल स्क्रीन पर ले चलता हूँ। ओके स्टूडेंट, तो अब हम देख रहे हैं पूरे 16 जनपदों के बारे में, उनकी भौगोलिक स्थिति, राजधानी, ऑल थिंग और इसके इतिहास के बारे में, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे पहले हम जनपद की बात करें, अंग, महाजनपद का नाम है, महाजनपदों के तो अंग, जिसकी राजधानी संपा है। और इनका जो वर्तमान में भौगोलिक स्तर देखिए, वर्तमान में ये क्षेत्र कहाँ पड़ता है, तो भागलपुर मुंगेर के आसपास का जो क्षेत्र है यानी पूर्वी बिहार, वो अंग महाजनपद और उसकी राजधानी चंपा के अंतर्गत काउंट है। अब बात करें दूसरा महाजनपद मगध, जिसकी राजधानी राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र, मोस्ट ऑफ पाटलिपुत्र के तौर पे याद रखा जाता है। अभी वर्तमान में कहाँ है, तो देखिए पटना, गया का जो क्षेत्र है, मगध के आसपास का क्षेत्र, मध्य बिहार
का। अगर देखा जाए कि अपने जो 16 महाजनपद है उसमें सबसे शक्तिशाली जनपद को अगर काउंट किया जाए तो मगध जो है, मगध महाजनपद है वो सबसे शक्तिशाली राज्य रहा है, ठीक है ना, महाजनपद। फिर नेक्स्ट तीसरा महाजनपद है काशी, जिसकी राजधानी रही है वाराणसी, और ये क्षेत्र है आधुनिक बनारस उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। इसके अलावा बात करें वत्स, जो नेक्स्ट महाजनपद है जिसकी राजधानी कौशाम्बी, और ये इलाहाबाद यानी प्रयागराज के आसपास का उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। देखिए ये वर्तमान क्षेत्र क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा, एग्जाम में कहा जाएगा कि भाई महान जनपद, मगध महाजनपद की राजधानी पाटलिपुत्र, वर्तमान इसका भौगोलिक क्षेत्र बताइए कहां पर ये अवस्थित है। तो फिर आप गलत कर सकते, इसलिए मैं दोनों साथ में बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। आगे देखिए पांचवा जो महाजनपद है वज्जी, वैशाली, विद्रोह और मिथिला, यानी मोस्ट ऑफ इसको मिथिला की राजधानी ये कंबाइंड है, इसलिए इसको 3 अलग अलग राजधानी के रूप में कहा गया है। और इसका जो वर्तमान क्षेत्र दरभंगा मधुबनी के आसपास का क्षेत्र जो बिहार है वो। फिर एक कौशल महाजनपद, कौशल महाजनपद की जो राजधानी है श्री बस्ती है, ये अयोध्या यानी फैजाबाद के आसपास का क्षेत्र उत्तर प्रदेश के आसपास। फिर है अवंती, अवंती, अवंती की जो राजधानी है उज्जैन, जिसको महिष्मती, ये दोनों जो सम्मिलित राजधानी है इसकी, ये मालवा मध्य प्रदेश का क्षेत्र पड़ता है इसमें। फिर नेक्स्ट आठवां जो महाजनपद है मल, जिसकी राजधानी कुशावती, और इसका जो वर्तमान जो इसका जो क्षेत्र है वो देवरिया उत्तर प्रदेश है। फिर है पांचाल महाजनपद, अहिस्त्र या फिर काम्पिल्य इनकी राजधानी है, और इसका क्षेत्र उत्तरी उत्तर प्रदेश। फिर नेक्स्ट महाजनपद है चेदीप, जिसकी राजधानी शक्तिमती, नोट कर लीजिएगा, और बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पास का जो क्षेत्र वर्तमान। फिर एक कुरु महाजनपद, इसकी जो राजधानी है इंद्रप्रस्थ, और दिल्ली मेरठ हरियाणा के आसपास का जो क्षेत्र है वो वर्तमान इस राजधानी इस महाजनपद से संबंधित है। फिर मत्स्य, जिसकी राजधानी आप सभी को पता है विराटनगर, और ये जयपुर राजस्थान के अंतर्गत है। आगे बात करते हैं कंबोज महाजनपद, जिसकी राजधानी आटक, और राजौरी हाजरा उत्तर प्रदेश में ये इलाका इनके पड़ता है। इसके बाद बात करें सूरसेन, जिसकी राजधानी रही है मथुरा, यानी सूरसेन महाजनपद की, और आधुनिक मथुरा का जो क्षेत्र है ना वो महाजनपद के क्षेत्र। फिर अश्मक, जिसकी राजधानी पोतन है, और दक्षिणी भारत में गोदावरी नदी के आसपास का क्षेत्र। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रखना कि दक्षिणी भारत का एकमात्र महाजनपद है, बाकी सभी उत्तरी महाजनपद है, मतलब उत्तर में भारत के इलाकों में अवस्थित है, लेकिन ये एक अश्मक ये महाजनपद है वो दक्षिणी भारत में स्थित है। इसके अलावा 16वां जो महाजनपद है वो है गंधार, जिसकी राजधानी है तक्षशिला, और पेशावर रावलपिंडी के आसपास का जो क्षेत्र है यानी पाकिस्तान में ये है। अब देखिए हर एक के बारे में थोड़ा डिटेल से अच्छे से जान लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में प्रश्न आएगा, तो आराम से नोट कर सकते हैं। बड़े फॉन्ट में आपके सामने इस बार लाया हूं ताकि आपको समझ में आए, दिखे भी। तो देखिए पहली बात करते हैं महाजनपद अवंती। इसकी पहचान मध्य प्रदेश के आधुनिक मालवा क्षेत्र से की जा सकती है। विंध्य पर्वत श्रृंखला से 2 भाग में विभाजित करती है इसे, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी है, और दक्षिणी अवंती की राजधानी महेश्वती। अभी जो आपने बताया ना कि 2 अलग अलग राजधानी क्यों, तो इस वजह से आधुनिक माहेश्वरी थी। ये दोनों राजधानियां उत्तर भारत की एक और दक्कन से, और दूसरी और पश्चिमी समुद्री तट के बंदरगाहों से जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर स्थित होने के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि व्यापारिक मार्ग और बंदरगाहों से जोड़ने वाली थी। प्राचीन काल में यह हेय वंश का शासन रहा था, या प्रद्योत यहाँ का प्रतापी शासक हुआ है। कौन? प्रद्योत, नोट कर लीजिएगा। फिर बात करते अश्मक या अशक। पाणिनि की अष्टाध्यायी, मार्कंडेय के पुराण और बृहत संहिता व कई यूनानी स्रोतों के अनुसार अश्मक का राज्य है वह उत्तर पश्चिमी भारत का राज्य था, और जबकि बौद्ध ग्रंथों में के अनुसार यह नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच का क्षेत्र स्थित है, यानी इस अकॉर्डिंग दक्षिणी भारत का एकमात्र महाजनपद कहला सकता है। इस प्रदेश की जो राजधानी थी वह पोटन, जिसे आधुनिक बोधन चिन्ह से चिन्हित किया जाता है। इस राज्य के राजा इक्ष्वाकुश थे। इसकी अवंतिका के साथ निरंतर संघर्ष रहता था, और अंततः ये जो राज्य है वो अवंती के अधीन हो गया था, यानी अवंती राज्य के अंदर मिल गया था। फिर देखिए तीसरा महाजनपद की बात करें अंग। यह मगध के पूर्व में बिहार के वर्तमान मुंगेर भागलपुर के आसपास का क्षेत्र था। यह संपा नदी यानी आधुनिक संदन नदी कह सकते हैं, यहाँ मगध से अलग होता था। इसकी राजधानी संपा थी। अभी जो मैंने आपको बताया नदी भी संपा है, जिसे पहले मालिनी नाम से जाना जाता था। संपा उस समय भारत के सबसे प्रसिद्ध शहरों में काउंट होता था। अंग का मगध के साथ हमेशा संघर्ष रहता था। अंग जो अभी आपको मैंने बताया कि एक मगध बड़ा साम्राज्य था, तो अंग का मगध के साथ हमेशा संघर्ष रहता था, और अंत में मगध ने इस राज्य को हरा दिया, अंग को हरा दिया, अपने अंदर मिला लिया, क्योंकि आपको कहा था छोटे छोटे राज्य बढ़ के बन के महाजनपद हुए थे। महाभारत में प्रसिद्ध राजा कर्ण इस अंग देश का ही राजा था। दीर्घ निकाय के अनुसार महागोविंद ने इस नगर की निर्माण योजना बनाई है।
बिंबिसार ने अंग के शासक ब्रह्मदत्त को हराकर इस राज्य को मगध राज्य में समाहित किया था। तो ये इंपॉर्टेंट याद रख लीजिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। तत्पश्चात अजातशत्रु को अंग का उपराज्य नियुक्त किया था। उपराज्य मतलब उप राजा नियुक्त किया था किसका? अंग का, अजातशत्रु को। आगे बात करते हैं नेक्स्ट जो महाजनपद है कंबोज, जिसकी गांधार कश्मीर के उत्तर में आधुनिक पामीर का पठार क्षेत्र में ये अवस्थित है। और ये राजौड़ी व हजरा क्षेत्र भी इसमें आते। हाटक या हम कहें कि राजापुर इसकी राजधानी हुआ करती थी। वर्तमान में ये भारत से बाहर है। चंद्रवर्धन व सुदाक्षना इसके दो प्रसिद्ध शासक हुए हैं इस जनपद के। बात करते काशी, जो काशी उत्तर राज्य में यानी वरुणा दक्षिण में 80 नदी के बीच बसा हुआ था। इसकी जो राजधानी है वो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि इसकी राजधानी वाराणसी जिसका नाम वरुणा 80 नदियों से मिलकर बना है। तीर्थवे मतलब वो तीर्थकर 33वीं मतलब 23वीं जो तीर्थकर है जैन पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन काशी के ही राजा थे। इसके कहने का मतलब है 23वें जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ, इनके पिता अश्वसेन जो है वो काशी के ही राजा थे। इनका नाम कौशल, मगध और अंग राज्यों के साथ संघर्ष हमेशा चलता रहा, युद्ध लड़ाई संघर्ष होता रहा था। फिर गुंतिल जातक के अनुसार काशी नगर के 12 योजन विस्तृत थी, यानी इसका जो एरिया है वो 12 योजन एक मापन होता है, इतना बड़ा विस्तार था। भारतवर्ष की सर्वप्रधान नगरी कह सकते हैं। और अंततः इसे कौशल राज्य में मिला दिया गया। काशी किस में मिल गया? कौशल राज्य में मिल गया। आगे बात करते हैं कुरु जनपद के बारे में। महाजनपद तो परंपरा अनुसार युधिष्ठिर के परिवार द्वारा शासित कुरु जनपद है। इसकी राजधानी है वो आधुनिक इंद्रप्रस्थ है, जो बाद में 7वीं सदी में तामूर राजाओं राजपूतों के द्वारा दिल्ली नाम से स्थापित की गई थी। इस महाजनपद में आधुनिक हरियाणा और दिल्ली के यमुना नदी के पश्चिम के क्षेत्र या अंश है वो शामिल है। जैनों के उत्तरायण सूत्र ग्रंथ में यहाँ के इवाक्षु राजा नामक राजा का उल्लेख मिलता है। जातक कथाओं में सुतसोम, कौरव, धनंजय यहाँ के राजा माने गए हैं। क्रूम धम जातक के अनुसार यहाँ के लोग अपने सीधे सच्चे मनुष्योचित बर्ताव के लिए अग्रणी माने जाते थे। दूसरे राष्ट्रों के लोग इनसे धर्म सीखते थे। बुद्ध के काल में कुरु एक छोटा राज्य था जो आगे चलकर गण संघ में बन गया था। ठीक है, आगे देखिए 7वां जनपद की बात करें कौशल। जो कौशल ये एक शक्तिशाली राज्य था जिसके वर्तमान में उत्तर प्रदेश की अयोध्या, गोंडा, गोरखपुर और बहिराज जिलों के क्षेत्र शामिल है इसमें। यह पूर्व में गंडक जिसे शास्त्रों में सदा नीरा कहा गया है, पश्चिम में गोमती, दक्षिण में साई यानी सर्विका नदी, उत्तर में हिमालय के तराई के बीच यह सुरक्षित राज्य हुआ करता था। और सरयू नदी इस राज्य की उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों के अलग अलग दो भागों में इस क्षेत्र को बांटती थी। उत्तरी कौशल की प्रथम राजधानी जो थी वो अयोध्या थी, और श्रावस्ती जो है जिसकी पहचान आधुनिक शहर महत के रूप में की गई है, इसकी द्वितीय राजधानी हुआ करती थी। फिर कुशावती और सिरपुर आधुनिक श्रीपुर दक्षिणी कौशल की राजधानी रही है। कौशल के एक राजा कंस को पाली ग्रंथों में बरहान सिंह हो कहा गया है। उसी ने काशी को जीतकर कौशल में मिला लिया। कौशल के सबसे प्रतापी राजा प्रसेंतजीत हुए जो बुद्ध के समकालीन थे। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं गांधार महाजनपद के बारे में। और ये वर्तमान पाकिस्तान का पश्चिमी और अफगानिस्तान के पूर्वी और कश्मीर के कुछ भाग इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जो गांधार महाजनपद हुआ करता था। इसकी जो राजधानी है वो तक्षशिला है, जो एक समकालीन अगर उस समय की बात करें तो ज्ञान एवं व्यापार की समृद्ध नगरियों में काउंट होता था। यह भारत का पहला विश्वविद्यालय भी है। तक्षशिला भारत का पहला विश्वविद्यालय। प्राचीन तक्षशिला एक अत्यंत प्रमुख नगर था जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया को जाने वाले स्थल मार्गों को जोड़ता था। और यह नगर सिंधु नदी के द्वारा अरब सागर में स्थित सामुद्रिक मार्गों को भी जोड़ता था। महाकाव्य के अनुसार इसी स्थान पर जन्मजय ने प्रसिद्ध नाग यज्ञ भी करवाया था। और बौद्ध, जैन और यूनानी स्रोतों ने इस नगर की काफी चर्चा की है अपने ग्रंथों में। इस ग्रंथ में किए गए पुरातात्विक उत्खननों के दौरान 3 प्रमुख बस्तियों का रेखांकित किया गया। 3 प्रमुख बस्तियां यहाँ इसके पुरातात्विक उल्लेखों में मिलता है। भीर, सरकप और सिरमुख के नाम से जानी जाती है। भीर का टीला इस नगर की प्राचीनतम बस्ती है, जहाँ 5वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 2री शताब्दी ईसा पूर्व के अवशेष मिलते। और ध्यात्व रहे कि गांधार का यह राज्य आधुनिक कंदहार से अलग है, जो इस क्षेत्र से दक्षिण में स्थित है। और पुष्कति या पुष्करसिन 6वीं सदी में यहाँ का प्रसिद्ध शासक हुआ है, जिसने अवंती को पराजित कर लिया था। तक्षशिला की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम नामक प्रसिद्ध पुरातत्व विद ने 1871 में की थी, जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षक
ASI के प्रथम महानिदेशक थे। कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है ना। इसके अलावा इन्हें सुगन, अहिस्त्र, संगल, विराट, श्रावस्ती, कौशाम्बी, भद्रावती, वैशाली और नालंदा इत्यादि जैसे ऐतिहासिक स्थलों की खोज का श्रेय भी कनिंघम को दिया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपना जो महाजनपद है शेदी। ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड के आसपास के क्षेत्र में अवस्थित है। इसकी राजधानी, ठीक है, अगर हम देखा जाए इसकी राजधानी को, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, राजधानी के बारे में काफी बार प्रश्न आता रहता है, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे इनकी राजधानी के बारे में हम देखें तो इम्पोर्टेंट ये है कि इनकी जो राजधानी है वो शक्तिमती थी और चेटीवटी नगर के राज्य से जानी जाती। इस राज्य का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। शिशुपाल यहाँ का प्रसिद्ध राजा था जिसका वध परंपरा अनुसार भगवान कृष्ण ने किया था। किसने किया था? भगवान कृष्ण ने किया था, ऐसा उल्लेख भी मिलता है और एग्जाम के लिए ये टॉप इंपोर्टेंट बनता है, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं इसके आगे। नेक्स्ट ध्यान रखें कि नेक्स्ट जो जनपद है वज्जी या ब्रज। ब्रज वज्जी शब्द का अर्थ होता है पशुपालक समुदाय। यह 8 कुछ मतलब 8 टोटल मिलाकर राज्यों का एक संघ था, ठीक है ना, 8 संघ मिलाकर था जिसको अष्टलिक कहलाते थे। ये गंगा नदी के उत्तर में नेपाल की तराई में स्थित था। अब यहाँ पे 8 जैसे इसके राज्य 8 संघ मिलकर बने थे, वज्जी, लिस्वी, विधे, गय और गायत्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण 8 इनके संघों में शामिल थे। अन्य कुल उम्र, भोग, कौरव, एलक आदि इनके बारे में भी जानकारी पूर्ण रूप में नहीं मिल पाती है। गायत्री की राजधानी नांदिका थी। जैन महावीर इसी कुल के थे, ध्यान रखिएगा। इस संघ का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य वैशाली था जो लिस्वियों का था, ये ध्यान रखिएगा। और मौर्य साम्राज्य में लिस्वियों के बारे में काफी संबंध इंपोर्टेंट आता रहता है, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में यहाँ पर जो इंपोर्टेंट वो और ध्यान दें कि जैन परंपरा के अनुसार यहाँ भगवान महावीर का जन्म भी हुआ था। पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है। वत्सल नाम से एक नगर हुआ बतलाया गया है और इसी के आधार पर यहाँ वैशाली इसका नगर का नाम पड़ा। आगे देखो बात करते हैं कि लिस्वी गणराज्य को विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं कि महावस्तु से ज्ञात होता है कि महात्मा बुद्ध 11 लिस्वियों के निमंत्रण पर वैशाली गए थे और वज्जी गण संघ के शासक चेतक त्रिशाला महावीर की माता के भाई थे, मगध के राजा बिंबिसार की पत्नी शिलाना के पिता। आगे बात करते हैं वत्स या वंश महाजनपद। उत्तर प्रदेश के प्रयाग यानी आधुनिक इलाहाबाद और प्रयाग के आसपास का क्षेत्र है। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं बौद्ध जैन दोनों ही धर्मों का प्रमुख केंद्र है वो वज्ज रहा है। यह कौशाम्बी के आसपास अपने उत्कृष्ट सूती वस्त्रों के लिए भी प्रसिद्ध था। बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासक रहा है जिसका प्रतापी राजा उदयन हुआ है। इसने अवंती के शासक संड प्रदोग को बंदी बना लिया था और पुराणों के अनुसार राजा निषक्षु ने यमुना नदी के तट पर अपने राज्य वंश की स्थापना की तब की थी जब हस्तिनापुर राज्य का पतन हुआ था। आगे देखो 12वां जो महाजनपद है पांचाल। यह मध्य गंगा यमुना के दोआब का पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत क्षेत्र समाहित है जिसे रुएलखंड कहा जाता है। आधुनिक गंगा नदी द्वारा 2 शाखाओं में इसे विभाजित किया गया था, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। तो उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिस्त्र थी और जिसको आधुनिक बरेली के रामनगर से चिन्हित किया जाता है और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिली थी जिसको वर्तमान फर्रुखाबाद जिले के काम्पिली से पहचान की जाती। कन्नौज भी इसी क्षेत्र में स्थित है। सुलानी ब्रह्मदत्त पांचाल देश का महान शासक हुआ है। आगे बात करते हैं मत्स्य जनपद जिसे वर्तमान में राजस्थान के अलवर, भरतपुर और जयपुर के क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया जाता है जिसकी राजधानी विराटनगर थी और आधुनिक बैराट भी कहा जाता है। इसका नाम इस राज्य के एक संस्थापक विराट के नाम पर पड़ा था, राजा विराट। ऐसा माना जाता है कि अज्ञातवास के दौरान इसी राज्य में पांडव हैं वो आए थे, ठीक है ना, पांडव जो अज्ञातवास में चले थे अज्ञातवास के दौरान तब वो यहाँ पर आए थे। फिर 14 जो महाजनपद है मल्ल, यह 9 कुलों का एक गण संघ था जो उत्तर प्रदेश के देवरिया और गोरखपुर के आसपास विस्तृत है। मल्लों की 2 शाखाएं थी, यानी एक शाखा राजधानी कुशीनारा थी, वर्तमान में कुशीनगर या कशिया कह सकते हैं। दूसरी राजधानी पावा पर्व थी जो वर्तमान फालिज नगर भी कहलाती है, ठीक है। यहाँ पर इसके अलावा जो 15वां जो महाजनपद है वो सूरसैन, यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसकी राजधानी मथुरा है। प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के प्रमुख नगरों में मथुरा का स्थान आता है। महाभारत और पुराणों में इस स्थान को यादव वंशों से जोड़ा गया जिसमें वृषि भी एक कुल था जिसने कृष्ण का जन्म हुआ है। यह नगर गंगा के ऊपर मैदानों के द्वारा स्थित और उत्तरापथ का एक प्रमुख केंद्र है क्योंकि यहाँ से उत्तरापथ दक्षिणी दिशा में मालव की ओर जाता है
और एक मार्ग पश्चिमी तट को और मथुरा नगर के उत्तर में यमुना के निकट अवरोष टोलों को मथुरा के सांस्कृतिक नगर विन्यास में कालखंड से भी जोड़ता है। देखो, पुराणों में मथुरा के राजवंश को यदुवंश कहा गया, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा महाजनपद है मगध, ये जरूरी है, उसके बारे में आराम से जान लीजिएगा। आगे बात करते हैं महाजनपद मगध के बारे में। सबसे जरूरी, मगध महाजनपद दक्षिणी बिहार के वर्तमान पटना और गया जिले में स्थित था और वह 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली, क्योंकि धीरे धीरे अन्य सभी राज्य स्वयं में समाहित हो गए थे और भारत का प्रथम साम्राज्य बना था। यानी छोटे छोटे सभी जो ये बाकी जो महाराज जनपद थे ना, वो भी इसमें मिल गए थे, तो भारत का प्रथम साम्राज्य बना था। मगध का प्रथम स्पष्ट उल्लेख अथर्व वेद में मिलता है। हालांकि ऋग्वेद में मगध का उल्लेख तो नहीं, किंतु कीकट जाति और उसके राजा परम अंगद की चर्चा है जो संबंध इसी क्षेत्र से संबंधित होती है। मगध के बारे में अधिक जानकारी में महाभारत और पुराणों में मिलती है। शतपथ ब्राह्मण में भी इस क्षेत्र को कीकट कहा गया है। गंगा नदी घाटी के क्षेत्र में आने के कारण यह क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ था। इसकी जो प्रारंभिक राजधानी थी राजगृह, ठीक है ना, और जो चारों ओर से पर्वतों से घिरी हुई थी होने के कारण गृहबज के नाम से भी जाना जाता है और सामरिक रूप से सुरक्षित था। राजगीर के ऐतिहासिक महत्व को बौद्ध और जैन दोनों ग्रंथों में जोड़ा गया है। यह दो नगरों को रेखांकित किया गया, प्राचीन राजनगर और नवीन राजनगर। प्राचीन राजनगर 5 पहाड़ियों के बीच स्थित था, जिस चारों दोहरे पत्थर के सुरक्षा घेरे थे जो बिम्बिसार के द्वारा बनाए गए थे। नवीन राजगीर भी पत्थरों की दीवारों से घिरा हुआ था, प्राचीन राजनगर के उत्तर में बसाया हुआ था। यह सुरक्षा घेरे 25 से 30 मील के दायरे में फैले हुए थे। फिर बाद में इसकी राजधानी वैशाली बनी और वैशाली के बाद पाटलिपुत्र बनी। ठीक है, अब देखिए इस तरह से 16 महाजनपदों के बारे में आपको समझा दिया। लेकिन मगध का थोड़ा इतिहास जान लीजिए कि मगध सबसे प्राचीन वंश ब्रह्मदत्त वंश का संस्थापक बृहदत्त था। मगध यानी इस वंश की स्थापना, ठीक है, मगध के सबसे प्राचीन वंश ब्रह्मदत्त वंश का संस्थापक बृहदत्त था, जिसे गिरिव्रज या राजगृह अपनी राजधानी बनाई थी इसने। और महाभारत का शक्तिशाली राजा जरासंध बृहदत्त का पुत्र था। बृहदत्त 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व समाप्त हो गया तो हयक वंश का संस्थापक बिम्बिसार मगध राज्य की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व बैठा। वह बुद्ध का समकालिक था और बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्यों को मगध में मिला दिया और राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। बिम्बिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिम्बिसार ने राज्यवीर जीवक को भेजा। बिम्बिसार की प्रसिद्ध इसलिए क्योंकि उसने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य विस्तार किए थे। कौशल नरेश प्रजेंस की बहन महाकोशला से, वैशाली के सेठक की पुत्री बेलना से तथा मध्य प्रदेश की आधुनिक पंजाब की राजधानी शेमा से विवाह कर राज्य के मगध को अच्छे वैवाहिक संबंधों के द्वारा शक्तिशाली बनाया था। ठीक है, देखिए इतना काफी है क्योंकि इसके बाद हमें मगध और मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तार से जानना है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा 16 महाजनपदों के बारे में, उसका इतिहास, उसकी संस्कृति और उनकी भौगोलिक क्षेत्र के बारे में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।